दोस्तों हम लोग घर की कंस्ट्रक्शन में कंक्रीट यूज़ करते हैं और कंक्रीट सही तरीके से यूज़ हुआ है नहीं हुआ है कि उसको कैसे चेक करते हैं, मतलब उसके टेस्ट होते हैं कुछ। तो इन वीडियोस में आज आप काफ़ी चीज़ें सीखने वाले हो, कुछ टेस्ट देखोगे, कुछ अगर आपको घर की एक्सटेंशन करनी है और आपने सरिया नहीं प्रोवाइड किया, ऊपर कॉलम नहीं है, तो कैसे कॉलम करना है वो लास्ट में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इसमें हम टेम्परेचर टेस्ट देखेंगे, इसमें हम क्यूब टेस्ट देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि अगर हम वाइब्रेटर ज़्यादा मारेंगे क्या होगा। वो सब चीज़ें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और यूनिक सी वीडियो रहने वाली है, कोर कटर क्यों और कैसे करते हैं। तो उसके लिए कंप्लीट वीडियो देखो, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। कि जो वाइब्रेटर होता है वो काफ़ी कॉन्ट्रैक्टर यूज़ नहीं करते हैं, तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक की जाती है। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि वाइब्रेटर जो यूज़ किया जाता है वो कितना इम्पोर्टेंट है, कि कैसे आप क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हो वाइब्रेटर से। क्योंकि अगर ज़्यादा वाइब्रेटर किया, मतलब ज़्यादा कंक्रीट में किया, तो वो भी ख़राब है, अगर कम किया वो भी ख़राब है। क्यों ख़राब है वो सब आज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। बात ये है कि काफ़ी जगह मैंने देखा है कि वाइब्रेटर मारा ही नहीं जाता है। क्या करते हैं, कुछ भी जहाँ तो कोई डंडा वंडा ले लेंगे उससे करेंगे, उससे खींचेंगे उसको, या सरिया ले लेंगे उससे खींचेंगे, उससे बराबर कुछ नहीं होता है। जो आपने देखा होगा कि आपकी स्लैब लीकेज करती है, क्यों करती है, यही मेन रीज़न है। उसको अच्छे से वाइब्रेट नहीं किया है, कम से कम 5 से 25% उसमें पोर्स बचते हैं। जैसे आप कंक्रीट करोगे, उसका अगर स्लंप ज़्यादा भी है तब भी उसमें 5 से 25% उसमें पोर्स बने रहेंगे। और वो पोर्स क्या करते हैं, कंक्रीट को पोरस और परमिएबल बनाते हैं, जिससे क्या होता है, जैसे बारिश पड़ेगी तो धीरे धीरे पानी सोखना, नीचे आपके ड्रॉप्स गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमेशा आपको वाइब्रेटर यूज़ करना है। और रही बात यूज़ करने की कि कैसे उसको प्रॉपर वे से आप यूज़ करोगे, तो मैं बताऊं कि देखो, ये अलग प्रैक्टिस होती है हर जगह। जो पीपीसी है, पोर्टलैंड सीमेंट एसोसिएशन, वो कहती है कि आपको मिनिमम 5 से 15 सेकंड तक आपको वाइब्रेट करना चाहिए। और अगर मैं रियल प्रैक्टिस की बात करूं, अगर हम जो साइड पे काम करते हैं, तो हमारा क्या है, जो हमने प्रैक्टिकल चीज़ों से सीखा है, जो हम करवाते आए हैं, कि जहां भी आपका वाइब्रेशन आपको करनी हो तो वो करो 1 फुट के दायरे, मतलब 3 सेकंड पर 1 फुट, मतलब 3 सेकंड तक एक जगह डालो, फिर 3 फुट, मतलब 1 फुट, सॉरी 1 फुट आगे ले जाओ, फिर 3 सेकंड डालो, फिर 1 फुट आगे ले जाओ। मतलब ऐसे प्रॉपर वे से घुमाना होता है वाइब्रेटर को। और उसकी जितनी डेप्थ है उसका 50% उसको डालो, जहाँ भी जितनी उसकी डेप्थ होगी। क्योंकि क्या किया जाता है, कई जगह सिर्फ ऊपर ऊपर वाइब्रेट किया जाता है। और प्रॉपर एक चीज़ देखना कि इसका फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड होता है, सब चीज़ों पे डिपेंड होता है। तो इसका डायमीटर मतलब मेन करता है। जो नीडल आगे यूज़ की जाती है उसका डायमीटर मेन है, कि काफ़ी आती है नीडल 40 mm, 60 mm, 80 mm, तो काफ़ी टाइप की नीडल आती है। तो आपको डिपेंड करना कि किस हिसाब से आपको नीडल यूज़ करनी है। देखो, अगर प्रॉपर बेस से आपने वाइब्रेशन नहीं की तो आपके हनीकॉम्ब ऐसे दिखेंगे, मतलब हनीकॉम्ब बनेगा। जो आप देखा होगा कि जैसे आप सामने देख रहे हो, ऐसा आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। ये काफ़ी ख़राब चीज़ है। इसको अगर आप अच्छे से परफेक्ट से, अगर आपकी स्लैब में ये निकला, तो अगर इसको आप सही से करोगे भी, तब भी इसमें लीकेज होने के चांसेस काफ़ी बन जाते हैं और सरिया ख़राब होने के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं। तो कभी नहीं करना है ऐसी चीज़। और दूसरी चीज़, अगर वाइब्रेशन आपने ज़्यादा कर ली, मतलब जैसे मैंने बताया 5 से 15 सेकंड मैंने बात की, अगर उससे भी ज़्यादा कर दी तो क्या दिक्कत होगी कि जो सरिया, जो एग्रीगेट होता है, वो सेग्रीगेशन हो जाती है। उसका मतलब जो आपकी एग्रीगेट होगा, कपची होगी, वो अलग हो जाएगी, सीमेंट अलग हो जाएगा, सैंड अलग हो जाएगी। तो वो मतलब एक सेक्शन जो होगी वहाँ वीक सेक्शन बन सकती है। तो हमेशा आपको ध्यान देना है कि ना तो आपको वाइब्रेटर ज़्यादा यूज़ करना है, ना उसको कम यूज़ करना है। प्रॉपर वे से करना है। 5 से 15 सेकंड तक आप किसी भी लिमिट तक उसको यूज़ करो। यहाँ 3 सेकंड पर फीट, मतलब हर फीट पे 3 सेकंड करते जाओ अच्छे से। और हो सके, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर यूज़ नहीं करते हैं, थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, क्यों जो इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर है, तो आप उसको अपने जो भी कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाओगे उसको मस्ट कहो कि आपकी स्लैब में वाइब्रेटर यूज़ होना मस्ट है। अगर वाइब्रेटर यूज़ करोगे, आपकी स्लैब की लीकेज भी रुकेगी और भी इसके काफ़ी स्ट्रेंथ बढ़ती है। मतलब मैंने कहा है कि वाइब्रेटर से काफ़ी इफेक्ट पड़ता है स्ट्रेंथ पे की। जो आपकी स्लैब होगी ना, अगर जिस स्लैब में वाइब्रेटर यूज़ किया होगा और जिसमें नहीं किया होगा, 15% का उसमें इफेक्ट पड़ता है, उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होती है। और एक अगली चीज़ तो सामने आप देख रही हो, अगर वाइब्रेटर यूज़ नहीं करोगे आप, तो ऐसा आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। थर्मामीटर है, मतलब कंक्रीट का टेम्परेचर हम थर्मामीटर से कैसे चेक करते हैं।
उसमें मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, जहाँ ACI से या ASTM से। तो सबसे पहले क्या करना है, जो फ्रेश कंक्रीट होगा आपको ले लेना है उसको। तो उसमें क्या करना है आपको, आपका जो थर्मोमीटर होगा मिनिमम 3 इंच आपको इंसर्ट करना है उसके अंदर, ठीक है, और 2 मिनट तक उसको उधर ही रहने देना है। और ये कभी कभार बहुत टाइम ये गलती हो जाती है कि उसको बाहर निकाल देते हैं फिर टेम्परेचर देखते हैं, ये नहीं करना है। मतलब उसको 2 मिनट तक अंदर रखना है और उसका टेम्परेचर नोटिस करना है। और होता क्या है, मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है अकॉर्डिंग ASTM, मतलब अमेरिकन सोसाइटी टेस्टिंग मशीन के हिसाब से आपका 26 से 35 डिग्री तक आपका होना चाहिए। मतलब इसका टेम्परेचर परफेक्ट है। और इस थर्मोमीटर की एक्यूरेसी कितनी है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट आपको ये बताएगा। और आपका मतलब इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना मैक्सिमम होना चाहिए, तो 35 आपका एक्यूरेट रहता है, मतलब 35 चलता है। और मिनिमम कितना 26 से 35 तक, मतलब इतना आप ले सकते हो। ये रही बात अगर मतलब कंक्रीट टेम्परेचर की। अगर दूसरी चीज़ हम देखा जाए तो मतलब जो बेस्ट हमारा प्लेसिंग और क्यूरिंग का जो रहता है, तो अगर आप 15 से 25 डिग्री के सेल्सियस में कास्टिंग करोगे तो वो परफेक्ट है। उससे क्या होगा, आपके कंक्रीट में क्रैक्स भी नहीं आएंगे और क्या होगा, मतलब हाई स्ट्रेंथ, अच्छी स्ट्रेंथ भी पकड़ेगा। अगर टेम्परेचर बाई चांस समर में 35 डिग्री से ऊपर है, तो अगर तब करोगे आप तो क्रैक और श्रिंकेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो एक बार फिर से मैं करके दिखाता हूँ कि अभी हमारा टेम्परेचर कितना आता है। पहले इंसर्ट कर लो 3 इंच उसको और उसको रहने दो, मतलब हमारा दोबारा उतना टेम्परेचर मिलता है जितना अभी हमने चेक किया कि नहीं। देखो हमारा टेम्परेचर मतलब बढ़ता जा रहा है। और यही चीज़ है, मतलब अगर आपका टेम्परेचर 35 बराबर है तो मतलब इसमें क्रैक्स भी आपको कम, श्रिंकेज क्रैक्स जो रहते हैं वो कम देखने को मिलेंगे। और मतलब जो हमारा स्ट्रेंथ है वो भी अच्छी आएगी। तो यही हम टेस्ट में क्या किस लिए देखते हैं कि हमारा जो कंक्रीट है काम करने लायक है, जहाँ इसको हम रिजेक्ट कर दें, ठीक है। तो हमारा कितना आ रहा है 33.6, मतलब अभी मैंने 2 मिनट तक रखा इसको, लेकिन इंक्रीज़ हो रहा 35 डिग्री हमें लास्ट में इसका मिल गया था। अभी मैं थोड़ी देर बाद उसका दिखाता हूँ क्यूरिंग का, मतलब कास्टिंग के दौरान जो हमने 2 टेस्ट किए उसमें हमारा कितना मिल रहा है वो भी, क्योंकि उसमें क्या होगा हमारा थोड़ा बहुत आगे पीछे इंक्रीज़ होता रहता है। जब आप मतलब कास्टिंग के दौरान आपका टेम्परेचर जो बाहर का टेम्परेचर भी ऐड होगा तो उससे भी थोड़ा वेरी कर सकता है, इसमें कोई चिंता नहीं है। मतलब 35 कास्टिंग के दौरान आपको 37 मिलता है, 37 मिलता है, वो एक्सेप्टेबल है। और ये एक इंडियन स्टैंडर्ड या ACI में कुछ दिया नहीं है, लेकिन ASTM ने जो हमें वैल्यू दी है वो 26 से 35 है। और इंटरव्यू का भी यही क्वेश्चन रहता है कि आपका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना एक्सेप्टेबल होता है। अभी मैं कास्टिंग हमारा चल रहा है उसमें मैं टेम्परेचर दिखा देता हूँ आपको। टेम्परेचर कितना मिल रहा है हमें मिल रहा है 35.8, मतलब 9:36। तो वही ना, बाहर के टेम्परेचर से भी थोड़ा बहुत इफेक्ट करता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इतना कोई कुछ नहीं है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर फ्रेश कंक्रीट जैसे ही आता है उसका लोगे तो वो 35 से कम ही होना चाहिए, 35 से ज़्यादा नहीं ले सकते हम। तो सेकंड टाइम हमने जब टेस्ट किया वो कास्टिंग हो गया, फिनिशिंग हो गया, उसके बाद कितना मिल रहा है हमें 36 से 37, वही मतलब सेम रिजल्ट रहता है। तो यही था फ्रेंड्स आज का हमारा छोटा सा टॉपिक कि कितना आपका मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर कंक्रीट का होना चाहिए। इसके लिए मैं पहले बता दूं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता क्या है, क्या प्रोसीजर रहता है इसका, वो सब मैं आज अभी बता दूंगा, ठीक है। तो सामने आप देख रहे हो हमारे 150 बाई 150 का जो क्यूब जो स्टैंडर्ड यूज़ होता है साइड पे, उसको फिल कर देते हैं। मतलब टेस्ट के लिए ये प्रोसीजर रहता है। और कितने फिल करने होते हैं वो डिपेंड होता है हमारा कंक्रीट क्वांटिटी पे। अगर 0 से 5 m³ आपका है तो आप 6 क्यूब भर दो। अगर आपका मतलब 6 से 12 m³ है तो वहाँ पे आपको 12 क्यूब भरने पड़ेंगे। वैसे ही प्रोसीजर आगे आगे बढ़ता जाता है। वो मैं इसका जो भी मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ वो हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com में आप जाओ, वहाँ पूरा टोटल प्रोसीजर है, वो देख सकते हो। यहाँ मैं सिर्फ आपको विजुअल उसका दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। और ये हमेशा ध्यान रखना, जो आप इसको करोगे लेयर में भरना है और 35 स्ट्रोक आपको करनी है। बिग मिस्टेक क्या होती है कि जो हमारा वो टेस्ट रहता है स्लम टेस्ट, उसमें 25 स्ट्रोक करते हैं और इसमें हमारा 35 स्ट्रोक होता है। ये मिस्टेक कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये काफ़ी इंजीनियर मिस्टेक कर देते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसको क्या करना है, एक बार आपने कास्ट कर लिया उसको 24 घंटे के लिए आपको थोड़ा उस पर क्यूरिंग करके उसको अच्छे से रख देना है। उसके बाद दूसरे दिन उसको खोल के उसको टेस्ट के लिए ले जाना है। देखो सामने हम क्या करते हैं, 24 घंटे हो गए हैं, उसके बाद हम उसको खोल देंगे और टेस्ट के लिए भेज देंगे।
तो करते कितने कितने दिन पे है, ऐसे 3 दिन पे भी टेस्ट होता है, लेकिन मेनली कहाँ होता है 7 और 28 दिन पे 3 हम टेस्ट करते हैं। 3 का ग्रुप हमेशा टेस्ट के लिए होता है। सामने आप देख रहे हो ये हमारा खुल गया है। अभी हम इसको रख देंगे, मतलब जब तक आपका मतलब वो उसमें पॉन्ड में नहीं डालते, आगे मैं दिखाऊंगा कहाँ पॉन्ड में डालना होता है, उसको अच्छे से बोरी से ढक देंगे कि वो हमारा अच्छे से उसकी क्यूरिंग होते रहे। ठीक है, तो ये टेस्ट हम करते हैं कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, मतलब उसकी 3 दिन के बाद वो कितनी है। देखो 7 दिन हो गए तो उसमें हमारा पानी में रखे हुए हैं, 7 दिन के बाद हम इसको टेस्ट के लिए भेज देते हैं। और जो पानी आप यूज़ करोगे उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 27 से 29 के बीच या 25 से 27 के बीच। तो उसकी हमेशा क्यूरिंग चलते रहनी चाहिए 28 दिन तक। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, क्योंकि टेस्ट के इस पे भी डिपेंड करता है। अगर आपकी क्यूरिंग अच्छे से नहीं होगी तो क्यूब फेल होने के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और मैं जो फिर से बता दूं, हमारी 4 बजे वीडियो आएगी जिसमें मैं बताऊंगा कि अगर आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट फेल हो जाए तो उसके बाद क्या प्रोसीजर रहता है। ये जो फ्रेशर होंगे उनको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइड पे जाओगे आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो इसमें क्या प्रोसीजर रहता है मैं आपको बताऊंगा। तो जो हमारा पानी से हम उसको स्पेसिमेन होगी उसको निकाल देंगे, तो उसको हम टेस्टिंग स्टार्ट कर देंगे। इसमें क्या करते हैं, टेस्टिंग में हम क्यूब को मतलब मशीन के बीच डाल देंगे और 140 kg पर सेंटीमीटर स्केल से उस पर लोड डालते रहेंगे। तब तक लोड डालते रहेंगे तब तक वो टूट नहीं जाता। और एकदम से आपको उस पर लोड नहीं डालना है, धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाना है। और इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसको आपको नोट कर देना है, ये आपको करना होता है। और इसका फार्मूला क्या है आपको मतलब करने का, जो फेलियर लोड आएगा जिस लोड पे वो हमारा स्पेसिमेन फेल होगा डिवाइड बाय उसका एरिया। तो ये हमारा सामने फार्मूला रहा, ये आप देख सकते हो। तो शाम को मैं इसकी वीडियो लाने वाला हूँ कि इसके टेस्ट फेल होने के बाद क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। कोर कटर पे मतलब कोर कटर क्या है, हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, मतलब क्यों होल करते हैं कंक्रीट में, तो उसके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। तो होल प्रोसेस दिखाऊंगा मैं वीडियो में, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक क्या प्रोसेस रहता है। तो साथ साथ में हमारा प्रोसेस चलता रहेगा और मैं साथ में बताता जाऊंगा कि उसमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेन चीज़ें आपको क्या नोटिस करनी चाहिए कोर कटर में और करते क्यों है, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। सामने मतलब एक पॉइंट हमने मार्किंग कर ली है कि इस पॉइंट पे हमें होल करना है, एक मतलब कोर करने हैं कंक्रीट में। तो मार्किंग कर ली है, तो मशीन से हम साथ साथ में करते जाएंगे। अब आती है बात कि हम करते क्यों हैं, मतलब कोर कटर यूज़ कंक्रीट में होल करते क्यों हैं। 2 चीज़ें रहती हैं, एक तो मतलब टेस्टिंग के लिए हम इसकी स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए कोर मतलब होल करते हैं कंक्रीट में, एक कोर सा निकाल देते हैं। एक आपने कोर कटर मतलब उसमें सैंड टेस्ट में देखा होगा, लेकिन इसमें कंक्रीट में हम इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए हम उसमें कोर करते हैं। और दूसरा हम यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ वीडियो में, ये हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, हमें यहाँ पे मतलब एसी की लाइन आएगी, मतलब एसी डक्ट होने वाला है यहाँ पे, तो उसके लिए हमें यहाँ कोर कर रहे हैं। यहाँ हमारा टेस्टिंग के लिए कोर नहीं हो रहा है, लेकिन टेस्टिंग का भी यही सेम प्रोसीजर रहता है। जिस चीज़ का आपको टेस्टिंग करना है, मतलब जिस कंक्रीट का जिस स्ट्रक्चर का, तो वहाँ इस मशीन से मतलब कोर कर लेंगे। 2-3 टाइप की मशीन यूज़ होती हैं, एक डायमंड वाली होती है, एक बेड कटर होता है। तो यहाँ हमारा बेड कोर कटर यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या है, हम मतलब कोर करके एक सिलेंडर शेप का एक कंक्रीट का पीस निकाल लेंगे, उसकी हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं मशीन पे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन पे। तो वैसे ही सेम प्रोसीजर रहता है जैसे आप क्यूब टेस्ट करते हो। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाला है नहीं कोर कटर पे, तो आप मतलब कंटिन्यू देखते जाओ प्रोसीजर कैसे रहता है, मतलब पॉइंट के बाद क्या करते हैं, मशीन स्टार्ट होने के बाद क्या, तो वही देखते रहो। एक बार मशीन फिक्स हो जाए तो हम वहाँ पे उसको होल करना कंटिन्यू कर सकते हैं। पहले तो मतलब हमें कंक्रीट में फ्यूचर में होल करना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर पे स्ट्रेंथ पे इफेक्ट पड़ सकता है। क्योंकि जब आप उसमें होल करोगे तो कंक्रीट ही नहीं, जो हमारा रीइंफोर्समेंट होगा, क्या पता रास्ते में मेन रीइंफोर्समेंट हो और वो कट जाएगा, इसका इफेक्ट उसकी स्ट्रेंथ पे पड़ेगा। तो मतलब पहले ही अगर इस चीज़ को नोटिस करके पीवीसी पाइप्स प्रोवाइड कर दी जाए तो वो बेटर रहती है। ठीक है, यहाँ देख रहे हो आपकी मतलब अभी होल कोर हो चुका है, उसमें मतलब मशीन ने उतना काट दिया है, तो अब वो इजीली उधर से निकल जाएगा। बाकी इसमें इतना बताने वाला कुछ नहीं है, मतलब हम इधर कोर कर रहे हैं, मतलब कहीं भी हमें होल करना हो कंक्रीट में कि फ्यूचर में हमें नीड पड़ेगी यहाँ से वायर्स जानी है, जहाँ कुछ
कुछ और आपको प्रोवाइड करना है इस वे से, तो वहाँ हम कोर कटर कर देते हैं। बाकी हम कोर कटर करते हैं कंक्रीट की स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए, वहाँ भी हम कोर करके उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं मशीन पे। तो यही तो आज का हमारा टॉपिक था कि मतलब हम कोर कटर क्यों करते हैं, क्या हमारा सही रहता है कोर कटर करने कंक्रीट में, तो उसी पे आज का हमारा टॉपिक था। अभी नेक्स्ट इसका प्रोसीजर देखते जाओ कैसे है। अभी एक देखो कोर हो चुका है, निकल गया है उसका कंक्रीट। बोलता दिले बोलता तो यार आनो बरो वादळी पाणी देता हो बरोबर एक बाल्टी पाणी दिए थोड़ा फट कम फट ये हमारा सिलेंडर टाइप मतलब एक पीस निकल चुका है कंक्रीट का। तो ऐसे ही सेम अगर आपको इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करना है तो ऐसे ही शेप का मतलब निकल जाएगा और उसे आप मशीन पे रख के स्ट्रेंथ चेक कर सकते हो कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी है अभी। और जो अपने घर की डुप्लेक्स करना चाहते हैं सिंगल स्टोरी के बाद, जहाँ जिन्होंने एक्सटेंशन करना है, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। पूरी वीडियो देखना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। तो आज का वीडियो है हमारा केमिकल एंकरिंग की प्रॉपर वे से हम कैसे करते हैं और इसमें आपको कौन सा केमिकल अच्छा यूज़ करना है और क्यों करते हैं। पहले तो मैं बेसिक आपको बता देता हूँ, ड्राइंग दिखाता हूँ इसका, तो उससे आपको अच्छे से समझ आएगा कि क्या है। देखो ये जो कॉलम है आप देख रहे हो, जो ब्लू कलर का किया हुआ कलर वो है कि नया बार वहाँ ग्राउट करना है, और जो रेड कलर का है वो कटिंग करना है। मतलब ये एक स्लैब है, उसमें से नीचे एक कॉलम निकला हुआ है, उस कॉलम का रिडक्शन करना है, मतलब उसका साइज़ छोटा करना है। तो कुछ बार कटेंगे, कुछ उसमें इंसर्ट करने हैं नए बार। तो उनको प्रॉपर वे से हम कैसे करते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। देखो ये जो कॉलम था वो 900 बाई 900 का कॉलम था, इसका साइज़ हो जाएगा 900 बाई 530 और इधर 350। अगर आप मैं इसकी आप एलिवेशन दिखाऊं तो कैसा है, देखो सेक्शन में दिखाया हुआ है कि ये सेकंड फ्लोर स्लैब है। नीचे से देखो 900 का बीम आ रहा है, 900 बाई 900 का, ऊपर से उसका साइज़ छोटा हो रहा है। तो इसको करने के लिए उसमें नए बार इंसर्ट करना है, क्योंकि ये स्क्वायर शेप का कॉलम था और ये ऊपर हो जा रहा है एल शेप का, तो उसमें हमें नए बार इंसर्ट करने हैं और कटिंग करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो 230 mm ग्राउट करना है मतलब नीचे, उसको प्रॉपर वे से केमिकल एंकरिंग करनी है। केमिकल एंकरिंग के लिए मैं बताऊंगा कौन सा केमिकल यूज़ करना है, और प्रॉपर वे से उसको जो इंसर्ट बार होगा उसमें एल करके आपको न्यू बार वेल्ड करना है, उसको कास्ट कर देना है। मैं बताता हूँ आपको। अभी आप देखो सामने आप देख रहे हो हमारे हाथ में जो है फिशर गन है, ये मतलब फिशर केमिकल यूज़ करना है। इसमें दो टाइप के आते हैं, मतलब मेनली जो काफ़ी टाइप है इसके, HB और SB, और 585 इसकी स्ट्रेंथ है। वो आपको मैं बोलता हूँ कि आपको SB यूज़ करना है, क्योंकि वो आल कंक्रीट में चलता है, और HB हमारा रिपेयर वर्क में ज़्यादा यूज़ होता है। तो पहले 230 आपको जहाँ भी सरिया ग्राउट करना है वहाँ 230 आपको होल कर देना है। उसके बाद वो जो डाया का आपको स्टील वहाँ आना चाहिए, उससे एक डाया बड़ा स्टील वहाँ पे आपको ग्राउट कर देना है। सामने आप देख रहे हो पूरा प्रोसेस, देखो आपको समझ आएगा। और मैं कहूँगा जैसे कोई पुरानी घर कंस्ट्रक्शन किया होता है गाँव में, जहाँ अभी यहाँ पे प्रॉपर वे से ये पता नहीं है, तो वहाँ आप इस प्रोसेस को अपना सकते हो। ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ेगा। अगर थोड़ा सरिया ग्राउट करने का रहेगा तो प्रॉपर वे है, इससे आप इस पे जा सकते हो। और दूसरी चीज़, जैसे मैंने कहा था, फ्रेशर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जब भी आप ग्राउटिंग करवाओ, मतलब केमिकल एंकरिंग करवाओ, तो आप प्रॉपर वे से जितना इंसर्ट कहा है कि 230 आपको इंसर्ट करना है उतना करना है होल। उसके बाद उसको प्रॉपर वे से उसकी सफाई होनी चाहिए, उसके बाद ये केमिकल करना है। और इसको थोड़ी देर तक मतलब बार जो आपने इंसर्ट किए होंगे उसको सुपरविजन में रखना है, कोई हिला विला ना दे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्रोसेस आप देखो कि कैसे पूरा प्रोसेस करते हैं।
तब तो थोड़ा देख लेने का, चलो में आ जाएगा। और ये बांध रहे हो मगर अब स्टार्टर में आ जाएगा ना, ये सब आ जाएगा। चलो बांध दो। तो गाइस आपने देखा कि इसका प्रोसेस कैसे रहता है। तो जो हमने कॉलम किया वो पहले कॉलम ऐसा था, उसका शेप चेंज करके वो एल शेप कॉलम हो गया उसका, जो कटिंग करके जब नेक्स्ट फ्लोर पे वो आया और सामने आप देख रहे हो नेक्स्ट फ्लोर में उसका शेप ऐसे हो गया। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना चैनल को और वीडियो को लाइक ज़रूर दिया करो। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेश्चन रहते हैं तो आप कमेंट करना, मैं उसका अप्लाई करूँगा और आपको यही टॉपिक हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com पे भी मिल जाएंगे।